स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में, जहां पर हम एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप बोर्ड पर कुछ नंबर्स देख सकते हैं और आप सभी के मन में ये सवाल आएगा कि सर आखिर इन नंबर्स की सिग्निफिकेंस क्या है। 163 एंड 1.12%, व्हाट डज इट मीन बेसिकली? 163 इज द नंबर ऑफ डेज जो आज से लेकर 26 मई, यानी कि वो दिन जब आपका प्रीलिम्स शेड्यूल्ड है, तो उसके बीच में इतने दिन अभी मौजूद हैं, राइट? एंड 1.12% इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस का एग्जाम लिखते हैं, राइट? ये एक सिनेरियो बताता हूँ। 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख स्टूडेंट्स, इट इज सेड दैट दे फिल्ड फॉर्म, राइट? और उसमें से 14624 और इज इट समथिंग लाइक 14264, इस तरह का कुछ नंबर है जो इन 13 लाख में से सिर्फ मेंस लिख पाए थे। और इन 13 लाख में से भी 6.5 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हो पाते हैं, तो उस केस में भी अप्रॉक्सीमेटली 2%, सिर्फ इतने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट है जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई मेंस लिख पाता है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि प्रीलिम्स यूपीएससी की सबसे डिफिकल्ट, नटोरियस और टू सम एक्सटेंट आप इसको थोड़ा सा अनफेयर भी कह सकते हैं, राइट? बट 100 बातों की एक बात है कि ये आयरन गेट माना जाता है यूपीएससी का। तो प्रीलिम्स को लेकर किसी भी तरह का चांस नहीं लिया जा सकता। बहुत से कैंडिडेट्स जो एसए में बहुत अच्छे एसेस लिख रहे हैं, मेंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एथिक्स के ऊपर उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, बट दे आर फेसिंग ट्रबल इन क्वालिफाइंग प्रीलिम्स। इतना ही नहीं, जो कैंडिडेट्स कई बार सिलेक्टेड होते हैं लेकिन रैंक उनका पीछे आता है, और लेट्स से किसी सर्विस में, इवन आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो आईपीएस सेलेक्ट हो गए थे अपने पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही, उसके बाद रैंक को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने प्रीलिम्स में दोबारा अपीयर किया, लेकिन पता लगा कि प्री में प्रॉब्लम आई, उसके बाद फिर अटेम्प्ट दिया, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आई, एंड इट हैपेंड अगेन एंड अगेन, एंड देन दे फाइनली डिसाइडेड कि भैया जो सर्विस मिल रही है इसे में खुश रहो, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना एक्चुअली एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सो इसकी सीधी सीधी कंक्लूजन ये निकल रही है दैट प्रीलिम्स को किसी भी हालत में ना तो हमें लाइटली लेना है, और इनफैक्ट इस टाइम पर वी हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर द प्रिपरेशन। बट यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आते हैं, राइट? वी फेस सर्टन चैलेंजेस रिलेटेड टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन, एंड सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल चैलेंज जो है वो है दिसंबर और जनवरी के महीनों को हैंडल करना। ये वो मंथ्स हैं जहां पर सीजन चेंज होता है, ठीक है? जब सीजन चेंज होता है तो आई एम वेरी श्योर आप भी इस बात से रिलेट कर पा रहे होगे कि जब ऋतु बदलती है, यानी कि सीजन चेंज होता है, समय के बीतने का एहसास होता है, ऊपर से सर्दियों में थोड़ा आलस आता है, लेथार्जी आती है। इस लेथार्जी की वजह से जो जून या फिर उससे भी पहले जो हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपना बना के रखा था, उसको कहीं ना कहीं हम लैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक इनडिसिप्लिन सा आ जाता है हमारी प्रिपरेशन में, राइट? सो वी बेसिकली एंड अप लूजिंग दीज टू क्रिटिकल मंथ्स, और दोनों ही महीनों में ना 31 डेज होते हैं, राइट? सो यू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ वो 31 ही रहते हैं, राइट? तो 62 डेज यहाँ पर हम लूज अप करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हमारा एक तरीके से इंजेक्शन हमें मिलता है जब नोटिफिकेशन आती है 14 फरवरी को। इट इज एक्सपेक्टेड एज पर यूपीएससी कैलेंडर कि यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन मिलेगी, और यहाँ हमारे पास केवल 102 डेज अप्रॉक्सीमेटली रह जाएंगे। 14 फरवरी को अगर इंक्लूड कर लें तो 102 दिन के आसपास हमारे पास यहाँ पर रह जाएंगे। इससे एक एडेड प्रेशर आता है। एडेड प्रेशर में हमें पता लगता है कि यार हमने तो ये 2 महीने गवा दिए, बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन कवर करना है, करंट अफेयर्स भी हमारे कोई खास अच्छे हैं नहीं, बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये 2 और नई मुसीबतें आ गई हैं, और उस एंग्जाइटी की वजह से हम फर्दर लेथार्जी ले आते हैं अपने अंदर। क्योंकि आपने कभी नोट किया होगा कि जब भी हम एंग्जाइटी लेते हैं, हमारी बॉडी और मसल्स में एक टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, वी स्टार्ट फीलिंग वीक, राइट? और होता क्या है कि ना हम प्रॉपरली सो पाते हैं, और अगर जाग भी रहे हैं तो थकान महसूस होती है, तो हमारी एफिशिएंसी काफी ज्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है। मान लीजिए यहां पर आपने एफिशिएंसी को बरकरार रख भी लिया, तब भी चैलेंज ये रहता है कि ये जो टाइम आपने वेस्ट किया था पहले, इसके बीच में अब जीएस और सीसैट को कैसे बैलेंस करोगे, और विद इन जीएस आप अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे बैलेंस करोगे, स्टैटिक करंट को कैसे बैलेंस करोगे। और सीसैट आपको पता है कि पिछले साल ने बता दिया है कि ये भी एक चैलेंज रहेगा, राइट? तो इसकी अब सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज द की फॉर द सक्सेस इन प्रीलिम्स? तो यहां पर देखो, एक वर्ड सिर्फ बोलूंगा, एंड दैट इज डिसिप्लिन। लेकिन ये डिसिप्लिन हम फॉलो कैसे करें? डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए, ट्रस्ट मी गाइस, हैविंग अ प्रॉपर प्लान हेल्प्स। इट हेल्प्स अ लॉट। सुबह उठने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन का मेरा टारगेट क्या है। अब आप कहोगे सर उठने से पहले तो हम सो रहे होते हैं, तो सोते सोते क्या सपने में बनाए प्लान? जी नहीं,
एक दिन पहले बनाकर रखिए, इनफैक्ट आज ही बनाकर एक एडवांस प्लान रखिए अगले 60 दिनों का कम से कम, राइट, या कम से कम 15-20 दिनों का तो बनाओ, राइट। प्रॉपर प्लान अगर आप बनाओगे उसी से आप डिसिप्लिन इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मुझे कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू डिवाइड एवरी कंपोनेंट ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इन सभी को फाइन सब टॉपिक्स में डिवाइड करना जरूरी है। कि विद इन हिस्ट्री मुझे क्या करना है, कि कांग्रेस के सेशंस करने हैं, मुझे रिवोल्ट ऑफ 1857 करना है, मुझे 1919 से लेकर 1935 का जो पोर्शन है वो सारा का सारा कवर करना है, पॉलिटी में मुझे क्या करना है। सो हैविंग दोस फाइन डिवीजन ऑफ माइक्रो टॉपिक्स, इट हेल्प्स यू टू डिवाइड योर डेज जुडिशियसली एंड यूज इट टू द मैक्सिमम पोटेंशियल। इसी की वजह से आप में एक डिसिप्लिन आएगा, और जब आप टॉपिक्स कवर करेंगे तो उसके बाद उसके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, जो कि लेट मी टेल यू कि अगर आप ये 2 महीने वेस्ट करोगे ना, जब नोटिफिकेशन आएगी, व्हाट ब्लंडर यू आर गोइंग टू डू दैट टाइम इज कि आप बेसिकली यू विल एंड अप ओनली रीडिंग सो मेनी थिंग्स, प्रैक्टिस करोगे ही नहीं। और उसके बाद जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस को, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में कमी थी, आप उसको गलत कर बैठोगे। मेरी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज में डेली बेसिस पे आजकल मैं एक आधा ऐसा क्वेश्चन देता हूं कि जहां पर एक माइनर सा ट्विस्ट होता है। उस माइनर से ट्विस्ट में क्या पता लगता है कि ये चीज तो अच्छा हमने पढ़ी हुई थी, अभी सर ने पढ़ाई थी, लेकिन क्वेश्चन में एक ऐसा ग्लिच था जो हम पकड़ नहीं पाए, एक कैच था जिसको हमने पिक नहीं किया। सो प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइन डिवीजन ऑफ टॉपिक्स, इसको टाइमली करो, कुछ पोर्शन जो है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस का रखो। 100 क्वेश्चंस तो मैं नहीं कहूंगा, अगर 20 या 50 क्वेश्चंस अगर आप कर पाते हो तो दैट इज एन आइडियल केस। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त उनको एनालाइज भी करना है कि अगर मैंने ये ऑप्शन मार्क की तो क्यों की, अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था तो क्या रीजन था, क्या मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, या फिर ये कोई ऐसी चीज है जो मुझे टेस्ट के थ्रू न्यू पता लग रही है, तो अब मुझे स्टडी कर लेना चाहिए और फिर इसके नोट्स अपने मेन नोट्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर लें। दीज आर द थिंग्स जो टेस्ट के थ्रू आप बेनिफिट इसका ले सकते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक सही प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और वो प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग आज इस वीडियो को देख के हो सकता है बहुत ज़्यादा पंप में आ जाएं और उसके बाद एक ऐसा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना लेंगे जो कि शायद कोई भी उसको फॉलो ना कर पाए। एंड व्हाट इज गोइंग टू एंड अप इज, आप करोगे क्या कि वो अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बन गया, आपने एफर्ट बहुत लगाया, वो टाइम टेबल में बहुत सी चीज़ें जो थी वो इनकम्प्लीट रह रही हैं, अगले दिन एक डीमोटिवेशन है कि यार कल का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, राइट, और आज का भी करना है, यू ट्राई टू डू दैट अगेन, और पता लगता है कि वो जो पाइल अप हो रहा है, एक बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एंड रीजन इज कि आपने अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया। सो मेकिंग अ रियलिस्टिक टाइम टेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। और ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, स्टडी IQ के सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में, ठीक है। सक्सेस इन प्रीलिम्स में क्या है, दैट वी आर गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर टाइम टेबल, राइट। उस प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करके आप डेली बेसिस पे अपने सारे टॉपिक्स जो हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिवली उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हैविंग अ गुड एंड इफेक्टिव रियलिस्टिक टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 200 से ज़्यादा घंटे में लाइव क्लासेस में सारा का सारा सिलेबस आपका कवर करवा दिया जाता है। जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम कवर करते हैं। देखो, अब प्रीलिम्स में ना हमने बहुत ज़्यादा PhD नहीं करनी होती। प्रीलिम्स के अंदर आर ऑब्जेक्टिव इज कि हमारा एम्बिट वाइड रहे और डेप्थ जो है वो मॉडरेट सी रहे। इट इज इन मेंस वेयर योर डेप्थ नीड्स टू बी अ लिटिल बिट मोर सो दैट यू कैन राइट एनालिटिकल आंसर्स। लेकिन प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल साइड पर हम जाते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस जरूर होता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूर होती है, बट मोस्टली हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वाइड कवरेज में। तो ये 200 से ज्यादा घंटे की क्लासेस में वो वाइड कवरेज करवाई जाएगी और इनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास रहेंगी। किसी एक दिन अगर क्लास मिस हो गई, अगली क्लास से पहले आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, सो दैट यू कैन वॉच दैट लेक्चर दैट यू मिस्ड और अगली क्लास में आप एंटर हो सकें। स्टैटिक और करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके हम तैयार कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स को एक आइसोलेटेड सीलोस में तैयार करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि क्योंकि उनका स्टैटिक के साथ लिंक नहीं करते, तो क्वेश्चन जब आता है वो कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट पे आता है, एंड दैट इज अ हाइब्रिड क्वेश्चन। क्योंकि आप रिलेट नहीं करते, इसलिए तभी इस वजह से ये चीज होती है कि एक स्टेटमेंट तो पता है कि ये ट्रू या फॉल्स है, लेकिन 2 स्टेटमेंट्स में फंस गए। जब इंटीग्रेट करके आप पढ़ोगे, इन दैट केस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to know confidently that what is the correct and what is incorrect statement out of 3 or 5 statements. अब NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करने के लिए सच बताऊं तो ये टाइम नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करने का सोच रहे हो, और बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि कवर टू कवर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी ब्लंडर है। ये टाइम बुक्स को कवर टू कवर पढ़ने का नहीं है। आपको एक चैप्टर खोलना है,
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर फोकस करना है। तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, यहाँ पर जो प्री की ओरिएंटेशन में जितनी चीजें हैं वो इस कोर्स में कवर करवाई जा रही हैं। सो आपको इस टेंशन लेने की या फियर ऑफ मिसिंग आउट की कोई जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी। हर लेक्चर के बाद एक डिसिप्लिन टेस्ट होगा, क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनके एमसीक्यूज भी तो प्रैक्टिस करने हैं। सो फॉर दैट वी हैव अ डिसिप्लिन टेस्ट फॉर यू। एक कंसोलिडेटेड रिवीजन बुकलेट्स भी आपको इसमें मिलेंगी। सीसैट की वर्कशॉप्स होंगी जिससे कि सीसैट के कुछ ट्रिक्स आप जान सकेंगे जल्दी क्वेश्चंस को करने में। और सीसैट को लेकर ना बहुत ज्यादा साइको नहीं होना। देखो सीसैट में सीधी सीधी ट्रिक है, द पर्सन जो लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अपनी आंखों के सामने से निकाल लेगा उसके लिए वो सीसैट आसान है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 3-4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आगे लाइन में उनमें फंस गए और होता क्या है कि सिर्फ 40-45 क्वेश्चंस उन्होंने देखे, पीछे के 30-35 क्वेश्चन ऐसे थे जो उनसे सॉल्व हो जाने थे, वहां तक पहुंचे ही नहीं वो, और इसलिए अंडर अटेम्प्ट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। सीसैट में ट्रिक है कि जहां लगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्किप दैट, पहाड़ में क्या क्वेश्चन, हमने कोई टॉप नहीं करना सीसैट में, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, अगले क्वेश्चन पे चलो। लो हैंगिंग फ्रूट्स जो होते हैं ना सीसैट के, उनको टारगेट करना है। अब लो हैंगिंग फ्रूट्स में पता लगे कि आपने अरिथमेटिक या क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की थी, इसलिए फिर आप कॉम्प्रीहेंशन को ही देखते रहते हो, क्वांट रीजनिंग को देखते ही नहीं हो, पता लगे उसको सॉल्व करने बैठे तो इजीली सॉल्व हो जाता। तो इन वर्कशॉप्स में हमारा फोकस रहेगा कि सारे के सारे जितने सीसैट के कंपोनेंट्स आते हैं पास्ट 10 इयर्स के बेसिस पे, जितने कंपोनेंट्स है सीसैट के, उनकी प्रैक्टिस आपको करवा दी जाए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर पाएं और एक कंफर्टेबल मार्जिन से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। इसके बाद इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे विच विल बी यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट। ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दीज डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट जो हर क्लास के बाद है। ये अप्रोक्सीमेटली 75 प्लस टेस्ट रहने वाले हैं, 75 to 80 अप्रोक्सीमेटली, एंड दीज सिमुलेटर टेस्ट आर गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 5 सेट ऐसा मिलेगा आपको। इसमें क्या है कि यूपीएससी देखो हर साल कुछ ना कुछ तिगड़म करती है। एवरी ईयर यू विल हियर, इस बार यूपीएससी ने ये कर दिया, इस बार वो कर दिया, इस बार ऐसा हो गया, इस बार वैसा हो गया। इसका मतलब क्या है, यूपीएससी इज वेरी डायनामिक। ऐसा एक भी साल नहीं है जहां पर यूपीएससी का बोला हो कि हाँ इस बार पेपर कन्वेंशनल आया, हाँ इस बार तो पेपर जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही आया। नो, इट इज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यूपीएससी। तो इस चीज के लिए सिमुलेटर टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि 5 सेट में आपको हर तरह की कंडीशन के लिए तैयार किया जाता है। तो उसमें हम यूपीएससी के ही पिछले क्वेश्चंस को आइडियल बनाकर उस तरह का पेपर सेट करते हैं कि मान लो 2020 में पहला क्वेश्चन पॉलिटी का था एंड इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो यहां पर सिमुलेटर में भी पहला क्वेश्चन पॉलिटी का होगा। टॉपिक हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं बट वी विल मेक इट डिफिकल्ट सो दैट वो जो क्वेश्चन पेपर खोलते ही जो एक शॉक लगता है ना, उस शॉक से बाहर निकलने की आप में कैपेबिलिटी डेवलप हो। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट द एग्जाम ऑफ नॉलेज, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम ऑफ हाउ काम यू कैन बी इन एडवर्स सिचुएशन। कैसे आप शॉक को हैंडल कर सकते हो, कैसे सरप्राइज को हैंडल कर सकते हो, और कैसे आप अपनी कॉमन सेंस यूज कर सकते हो जो बहुत से लोगों में नहीं होती। ये रियलिटी है। और कॉमन सेंस अगर डेवलप करनी है तो उसके लिए चीजें पढ़नी पड़ती हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और किसी भी चीज को जितना ज्यादा आप करते हो वो उतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है। मसल बनाने हैं तो जिम जाओगे, राइट? तो कॉमन सेंस भी अगर डेवलप करनी है तो प्रैक्टिस मोर, कॉमन सेंस डेवलप हो जाती है उससे, राइट? तो इसमें क्या होता है कि देखो जब पेपर दोगे ना तो इनिशियली 3-4 पेज ऐसे हो सकते हैं जिसमें से बिल्कुल लग रहा है कि ये तो ग्रीक लिखी हुई है, राइट? तो उसमें क्या होता है कि पहले 15 से 20 मिनट एक शॉक लगता है, फटाफट से इस शॉक से बाहर निकलना जरूरी होता है। वंस यू गेट आउट ऑफ दैट शॉक, उसके बाद फिर आप देखोगे कि एक के बाद एक आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सिमुलेटर टेस्ट का यही काम है कि आपको उस तरह की एडवर्स सिचुएशन के लिए तैयार रखें, राइट? इसके बाद ओपन टेस्ट भी होंगे ऑल इंडिया, जिससे कि आपको अपना रैंक पता लग सकता है, आपको ये भी पता लग सकता है कि बाकियों के कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? एनालिसिस से उसमें भी काफी क्लैरिटी मिल जाती है रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? सो दिस इज द टाइम टेबल। हमारा न्यू सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम ये 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है? एंड दिस विल बी कंप्लीटेड बाय 9th मार्च। तो उसके बाद बहुत सफिशिएंट टाइम आपके पास होगा फॉर योर रिवीजन, फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर डाउट क्लियरेंस एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है? तो ये बैच में बहुत ही टाइम बाउंड तरीके से हम पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू दैट हम इस बैच में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी आपको बताएंगे जिससे कि चीज़ों को याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा होगा, इसमें जो लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट या हॉटस्पॉट्स थे उनके लीडर्स, वो तो काफ़ी लोग याद कर लेते हैं, लेकिन सप्रेसर्स को बहुत से लोग याद नहीं करते, और उनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट साउंड करता है क्योंकि यहाँ पर फिरंगी लोगों के नाम है। तो इसको याद करने की कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा और ये क्लासेस में भी इसी तरह फॉलो होती हैं। जैसे कि दिल्ली में रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए 2 लोग इन्वॉल्व थे, जॉन निकोलसन। अब जॉन निकोलसन लड़ते लड़ते मारा गया, तो क्या हुआ, जॉन निकोलसन, ठीक है? जॉन निकल गया दिल्ली से,
ठीक है, अंग्रेज ऐसे बोलते हैं ना, ठाकुर को टैगोर बोल देते हैं, ठीक है, और मैसूरू को या बेंगलुरु को बैंगलोर, कॉडुलोर, इस तरह बोलते हैं। तो जॉन निकोल, राइट, तो जॉन निकोलसन बन गया कि लड़ रहा था, जीत लिया दिल्ली पर बाहर निकाल दिया। उसके बाद लेफ्टिनेंट हॉडसन आए थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर के सन्स को यानी कि रॉयल प्रिंसेस को कत्ल करके हद ही कर दी। ही किल्ड देयर सन एंड हद कर दी। तो हडसन, ऐसी सिली सी ट्रिक्स दोस्तों, इट गोज अ लॉन्ग वे इन मेमोराइजिंग सच फैक्ट्स, ठीक है। कर्नल नील ने बनारस एंड इलाहाबाद यहां पर सप्रेस किया था। तो आप जानते हैं कि जो इंडिगो कल्टीवेशन हुई थी वो बंगाल बिहार के रीजन्स के आसपास हुई थी, और उसके बाद वहां से निकलकर यूपी के ईस्टर्न पार्ट में चले गए थे, ठीक है। तो बनारस ईस्टर्न यूपी में है, इलाहाबाद ईस्टर्न यूपी में पर से नहीं कह सकते थे, बट यस वी कैन, मतलब मेमोराइज करने के लिए वी कैन एज्यूम कि हाँ इलाहाबाद। नील जो था बनारस के साथ साथ इलाहाबाद में भी आया था। उसके बाद ये देखो सबसे गंदा आदमी कॉलिन कैम्पबेल, इसने बहुत से सिपॉयस की सफाई कर दी थी, राइट। तो ये कमर कस के आया था, ही बकल्ड हिमसेल्फ अप, ठीक है। तो बकल अप, राइट, बकल अप से क्या बन जाएगा, बरेली, के से कानपुर एंड एल से लखनऊ। तो कॉलिन कैम्पबेल ने ये चीज की। एंड झांसी में, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुरी से लड़ी, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक बहुत बड़ा गुलाब का फूल वहां पर रखा गया। तो ह्यूज रोज इन्होंने सप्रेस किया। दीज आर सिली ट्रिक्स बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन मेमोराइजिंग। और अगर क्वेश्चन आ गया मैच टाइप का या अदरवाइज, आपको पता है कि आजकल हिस्ट्री से काफी ट्रिवियल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो चीज आपको काफी हेल्प कर देती है, ठीक है। तो इस तरह के फैक्ट्स को या तो टेबल में आप रिवाइज कर लो, और इसमें कुछ चीजें याद नहीं होती तो ऐसी ट्रिक्स भी हम क्लास में करते रहेंगे। नाउ टू एनरोल इन द कोर्स यू कैन यूज द कोड CS Live। आपको करना क्या है कि स्टडी IQ की वेबसाइट पर आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ वेबसाइट पे आपको ये दीदी दिखेंगे एक, आई डोंट नो हु शी इज, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा SIP प्लस प्रोग्राम। तो हमने क्या करना है, सर्च करना है, राइट, वी हैव टू सर्च SIP, राइट, SIP प्लस प्रोग्राम इवनिंग बैच 2, ठीक है। इस इवनिंग बैच में हम क्या करेंगे, 10,000 का ये कोर्स है, यहां पर हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर देखो ये 10,000 का है, अप्लाई करेंगे कूपन कोड एंड द कोड दैट यू हैव टू यूज इट्स CSLIVE। व्हेन यू विल अप्लाई दिस यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो आपको इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो 7,500 में यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्ड एज CS Live ग्रुप। चंदन लर्निंग सर्च करोगे या CS Live ग्रुप सर्च करोगे तो यू कैन रीच मी, राइट, दिस इज द लोगो, ठीक है। इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी ऑलरेडी हैव अप्रॉक्सीमेटली 24,000 स्टूडेंट्स है जिनके साथ इंटरेक्शन होती है, उनको कुछ टिप्स, गाइडेंस और स्टडी मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल में इस ग्रुप में डालता रहता हूँ। सो डू कनेक्ट हियर। कोई क्वेरी अगर है आपकी कोर्स को लेकर, कोई कंफ्यूजन अगर आ रही है, तो उस केस में यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम। दिस इज माई हैंडल HELLOCHANDAN, हेलो चंदन, ठीक है। ये टेलीग्राम पे आपको मुझे यहां पर मैसेज करना है, ये देख लेना O आ रहा है हेलो में, ठीक है। टू मेक इट अ लिटिल डिस्टिंक्टिव थोड़ा O डाला है, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको हमारे सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है एंड इट विल हेल्प यू टू मेक द राइट कॉल टू इंश्योर योर सक्सेस इन प्रीलिम्स। जल्दी मिलते हैं क्लासेस में, यूज द कोड CS Live फॉर द डिस्काउंट। सी यू सून एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।